out with the today's main theme of the lecture, and that is what integration is, right? So what is the thing integration? अच्छा, आप देख रहे हैं एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन. व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन? यू कैन सी कि ये जो प्राइमरीली आपको ये चीज लिखी नजर आ रही है, ये इनफैक्ट ये इंटीग्रल का साइन है, और इंटीग्रल का प्राइम काम है ये, अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये एरिया निकालना आपके लेवल के ऊपर स्पेशली, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना, और ये है वो फंक्शन जो कि यहाँ ड्रॉ हुआ है जैसे एफ ऑफ एक्स. और अगर इफ यू आर इंटीग्रेटिंग एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी क्या चीज़ है? ए इसकी लोअर लिमिट है और बी इसकी अपर लिमिट है, यानी यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है, दैट पॉइंट विल बी ए. लाइक इस डायग्राम के अंदर ये पॉइंट ए हो जाएगा 0, और जहाँ खत्म हो रही है ये पॉइंट बी हो जाएगा 1. तो ये इसकी लोअर लिमिट ये कहलाएगी और अपर लिमिट ये कहलाएगी, राइट? विद द लोअर लिमिट एंड विद द अपर लिमिट द फंक्शन इज इंटीग्रेटेड from 0 to 1, and what you are going to have in fact area A. And what is the area? Area is this blue region जो R से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो अगर आप इस फंक्शन को यानी y is equal to 1 minus x square को 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो जो आंसर आ रहा होगा वो इनफैक्ट इस एरिया की वैल्यू आ रहा होगा, राइट? सो दैट इज द पॉइंट, ठीक. अच्छा, यहाँ पे ये पूरी इसकी जो चीज़ है वो ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या क्या है. This thing what is inside the integral is called integrand, ठीक है, और ये डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन है, जो भी फंक्शन यहाँ x है उसका d of x होना चाहिए, और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, एंड दिस साइन इज द इंटीग्रल साइन, ठीक है. इंटीग्रल साइन जो है वो इनफैक्ट शुरू में जब आप इसको रिफ्लेक्ट करते थे तो ये रिफ्लेक्ट होता था सम के साथ. लाइक अगर आपने जो न्यूटन लिखा करता था वो लिखा करता था SUM, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन ओनली एस सर्वाइव, और फिर एस के साइन को उन्होंने ऐसे करके इंटीग्रल का साइन बना दिया. फिर यहाँ पे उन्होंने इसकी लोअर एंड अपर लिमिट लगा दी, फिर ये फंक्शन आ गया और ये डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन आ गया, राइट? सो दैट्स हाउ दिस इज द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दिस साइन इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, राइट? और ये करता क्या है? ये एरिया निकालने के लिए प्राइमरीली, अभी बिल्कुल बिगिनर्स में तो हम देख रहे हैं कि एरिया, क्योंकि area itself is a function, so obviously you end up when you are integrating something out without limit, then you will be ending up with a function. यानी a खुद एक फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि area itself is a function of x. जितना ज़्यादा आप x बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा एरिया उसके अंदर ट्रेवर्स होता है, ठीक है. सो अब ना हम इसको जो है वो आगे देखते हैं कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है. सो रूल्स सेटिस्फाइड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल. तो पहला रूल क्या है? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. यानी मैंने भी आपको बताया कि a से b अगर लिमिट है तो अगर आप उसे चेंज करेंगे, यानी ऊपर वाली लिमिट नीचे, नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी, विच रिफ्लेक्ट्स कि ये आपने ओरिएंटेशन जो है इंटीग्रेशन की चेंज करी है. तो ये दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग यू द नेगेटिव साइन बाय ए नेगेटिव साइन आउटसाइड दैट इंटीग्रल. तो व्हेनेवर यू चेंज, व्हेन यू वांट टू चेंज द लिमिट, तो आपको इंटीग्रेशन साइन के लिमिट्स चेंज करने के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, 0 बिट इंटरवल. यानी अगर आप एक ही पॉइंट पे a से a तक किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल इंटीग्रेट कर दें तो आपका आंसर जो है 0 आएगा, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पे इंटीग्रेशन जो है वो 0 देगी, यानी नो एरिया विल बी ट्रैवर्स्ड इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, राइट? नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट मल्टीपल. अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीपल लिखा हुआ है तो ये इंटीग्रल ऑपरेटर के साइन से बाहर जा सकता है, यानी आपसे बाहर ले जाएंगे. यानी जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी करते थे, what you do in derivative, अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा होता था, बोले y is equal to x 2x5 लिखा हुआ है और आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे होते थे, तो आप कहते थे भाई ये अगर मुझे dy by dx निकालना है तो इस 2 का इस dy by dx से कोई ताल्लुक नहीं, और इनफैक्ट आप x पावर 5 का रेट ऑफ चेंज निकालते थे, जो कि अगर सपोज 5x4 आ गया तो आप ये कहते थे भाई y डैश ये आया, तो वो 2 जो है वो इनफैक्ट आप इस डिफरेंशियल, यानी ये जो यहाँ पे जब डेरिवेटिव ले रहे होते तो डी बाई डी एक्स इज द ऑपरेटर, ठीक है. तो वो 2 उस डी बाई डी एक्स से बाहर जा सकता था. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने सपोज अगर आप 2x पावर 5 को इंटीग्रेट करने चले तो बिल्कुल इसी तरह से ये इंटीग्रल ऑपरेटर के भी ये बाहर जा सकता है, यानी इंटीग्रल बाहर आ जाएगा एंड यू एंड अप विद 2x पावर 5 dx, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन दिस थिंग. तो बताने का यहाँ मकसद ये है कि भाई ये इंटीग्रल ऑपरेटर जो है ये इसको इफेक्ट नहीं करता, किसको? जो आपका कोफिशिएंट लगा हुआ है
इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, असल में इंटीग्रेशन जो है वो इसकी हो रही है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। उसके बाद सम एंड डिफरेंस लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इंटीग्रल सम ऑफ टू फंक्शंस पे लगा हुआ है तो वो इनफैक्ट इंटीग्रल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दीज टू फंक्शन। तो ये भी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप जब डेरिवेटिव में भी करते थे, जब आपके पास फंक्शन लिखा होता था ऐसे, आपके पास लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो व्हाट यू डू कि आपको जब डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएट होते थे, लाइक 3x स्क्वायर 2x, आपने दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया। सो दैट इज द पॉइंट कि अगर आप जो है वो फंक्शंस को जो है वो लेके चल रहे हैं कैसे, यानी आपने अगर लिखा है कि से फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को आपने कहा कि भाई मैं इंटीग्रेट करता हूँ अगर, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन के अंदर ये दोनों फंक्शन अलग अलग इंटीग्रेशन में जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, जैसे आप यहाँ करते थे, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, तो सम हो या डिफरेंस हो कुछ भी हो तो यू विल बी डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग इवन them separately, right? That is the point. So integral operator can be distributed over the sum and difference of both of the function। ये यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये लिखा हुआ है, राइट। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है एडिटिविटी, यानी अगर एक इंटरवल एक किसी खास इंटरवल पर ए से बी के तक आप कर रहे हैं और बी से सी तक कर रहे हैं, तो ये इनफैक्ट अगर किसी एक इंटरवल के ऊपर है ए से सी तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे अगर ए से सी का एक इंटीग्रल आप देखना, अगर आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो ए से सी तक का जो इंटीग्रल है वो बता रहा है कि वो पहले ए से बी और बी से सी में ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये क्या बताया गया है मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो बाद वक्त ऐसा होता है कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल वो है x माइनस 2 एंड यू आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम से फॉर एग्जाम्पल 0 to 3। अब मसला ये है कि ये जो इंटीग्रेंड बीच में लिखा हुआ है इसके -2 कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो है ना ये डोमेन इसका जो है ना वो इसमें वैल्यूज की इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। एंड एज वी नो कि हम इसका जो है वो इनफैक्ट अगर हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इंफिनिटी पे जा रहा हो, ठीक है, ऐसे भी जा रहा हो ऐसे भी जा रहा हो। अब मसला ये कि अगर हम इसको 0 से 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये तो बीच में खुला हुआ है, यानी ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और ये बीच में से ओपन है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे डिवाइड कर लेंगे, हम कहेंगे कि भाई इसको 0 से लेकर 2 तक अलग करो x माइनस 2, और फिर इसको हम कहेंगे कि 2 से 3 तक अलग कर लो, एंड देन वी विल चेक कि वेदर अगर ये लाइन बीच में ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 2 है तो हम ये कहेंगे भाई ये वाला एरिया अलग निकालो, ये वाला एरिया अलग निकाल लो। तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 0 से 3 वाला, just because of the reason I give you what is the reason why you are breaking it up, because वो जो अनबाउंडेड फंक्शन बीच में इंटीग्रेंड के तौर पे लिखा हुआ है वो 2 पे वैल्यू नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली आपकी इंटीग्रेशन की थ्योरी चलेगी नहीं, वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, तो यू ब्रेक इट आउट एट बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दैट इज वन ऑफ द रीजन, 0 से 2 पे और फिर 2 से 3 पे, तो ये 0 से 3 वाला इंटीग्रल दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस एडिटिविटी के पॉइंट के अंदर, ये लिखा हुआ है कि अगर ए से सी तक आपको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ए से सी वाली इंटीग्रेशन को कि आप ए से बी करें और बी से सी कर लें, ठीक है भाई। सो दैट इज द पॉइंट नंबर 5। ये रूल्स हैं सारे के सारे एडिशन पहले पॉइंट से लेकर और 5वें पॉइंट तक। ये क्लियर है सबको भाई? हाँ भाई, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हमें आगे चलना है और आगे चलने के लिए आगे लिखा हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस? अब जाहिर सी बात है जब हम इंटीग्रेशन कुछ करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। कि मैं यहाँ पहले इसको बता दूं ऐसे पे, ऐसे से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज इंटीग्रेट किया ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स से, तो उसका कोई ना कोई इंटीग्रेशन से मेरे पास एक आंसर आएगा जो मैं लेट्स सपोज इट आउट कि वो कैपिटल एफ एफ एक्स है, यानी एक फंक्शन आ रहा है, तो उसके ऊपर मुझे लिमिट्स लगाने होंगे, अपर लिमिट ए और बी। व्हाट विल हैपन कि मैं इसको, ये फंडामेंटल थ्योरम में बता रहा है कि उसको इवैल्यूएट करने का तरीकाकार क्या है कि आप पहले अपर लिमिट लगाएं फंक्शन के अंदर माइनस, फिर लगा दें आप लोअर लिमिट। सो दैट इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टेट कि अगर आपका इंटीग्रेशन करने का एक आंसर आता है तो ये लिमिट कैसे इवैल्यूएट होती है, ये जो लिखा हुआ है ये लिमिट इवैल्यूएट हुए, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जिसमें बी इज द अपर लिमिट माइनस
a is the lower limit. तो ये होता है upper limit minus lower limit, right? So that's how you go for stating this fundamental theorem out. ये चीज लिखी हुई है कि जब आप ऐसा इंटीग्रल करेंगे फॉर इंडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है, जिसपे लिमिट लगे हुए, अगर लिमिट नहीं लगे हुए होंगे तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, राइट? दो तरह की आपके पास पोजीशन है, यानी लिमिट्स हैं तो इन जो है वो डेफिनेट है, और अगर लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? तो ये स्लाइड में से भी बताया हुआ है कि क्या मतलब है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड हाउ यू इवैल्यूएट, ठीक है? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट में आप कुछ फॉर्मूला आ रहे हैं जिसको हम इवैल्यूएट करना सीखते हैं कि ये कैसे इवैल्यूएट होंगे। सो पहला फॉर्मूला देखें क्या है। पहला फॉर्मूला आपके पास है, वही कह रहा है कि भाई इंटीग्रल ऑफ की dx बराबर है kx प्लस सी, के एनी नंबर। तो आप जाहिर बात है, मैंने अभी पहले बताया आपको के यानी कोफिशिएंट है तो आप बाहर ले जा सकते हैं, वो नंबर है वो बाहर चला गया, तो व्हाट यू एंड अप विद ओनली, अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रल की dx, तो कह रहा है कि ये तो बाहर चला गया। अच्छा, इंटीग्रल और डिफरेंशियल ये दो चीजें वो हैं जो कि एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर हैं, जैसे कि लॉग और एंटी लॉग। जैसे अगर स्क्वायर और रूट, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस एक्स पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है और उस पर आप स्क्वायर लगा लें, तो आप कहेंगे सर ये तो अंदर वाली चीज बाहर आ जाएगी ना, ठीक है, बिकॉज एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लाइक अगर लिखा हुआ हो लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ ए, तो आप कहेंगे सर ये तो इसको ए दे देगा खाली, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से लिखा हो ई एंड एल एन ऑफ ए, तो आप कहेंगे सर ये ए आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर। तो बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर है, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा, लाइक इंटीग्रल डीपी लिखा हुआ, आप कहेंगे यार बीच में कुछ नहीं है, तो यू विल एंड अप विद पी नंबर 1, एंड बिकॉज देयर आर नो लिमिट्स ऑन दिस, तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी तुम लोग करोगे तो उसके अंदर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेनेवर यू गो फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट, तमाम इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी जिसपे लिमिट्स नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहां लगाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एंटी डेरिवेटिव का प्रोसीजर है, एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर अगर आपसे कोई कहे कोई एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव ले लो या एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। अच्छा, इस सूरत में भी आप क्या कहेंगे, वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज के वो जो कांस्टेंट लूज हुआ इन दोनों डिफरेंशिएशन में, यू कैन नॉट लेट एनी पर्सन नो कि अगर आप यहाँ से वापस एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो वो 5 था या 2 था या कोई और नंबर था। तो बिकॉज यू डोंट नो दैट नंबर, यू आर गोइंग एंटी डेरिवेटिव, यू आर गोइंग इन द रिवर्स प्रोसीजर, सो यू विल पुट अ सी हियर कि यहाँ कोई नंबर था जो कि हम रिकवर नहीं कर सकते अभी विदाउट एनी कंडीशन के, तो दैट इज सी। अब नो वन नोस कि वो 2 था 5 था, सब इसने भी 0 लिखा होगा उसे, इसने भी 0 लिखा होगा। So that is the reason whenever you go for the indefinite integral you put c there, that is what is called constant of integration, जो कि एंटी डेरिवेटिव के प्रोसीजर के दौरान इंडेफिनेट इंटीग्रल में हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मालूम नहीं क्या था और उसको सबने 0 किया था, राइट? तो दैट इज द रीजन। ठीक है भाई, पहला वाला क्लियर है, फॉर्मूला नंबर 1? जी सर। Okay, so now formula number 2. What is formula number 2? Formula number 2 I will be generally referring as the power integral. जैसे हम पावर डिफरेंशिएशन करते थे ना, जब हम पावर डिफरेंशिएशन करते थे तो हम क्या करते थे, जब हम पावर डिफरेंशिएशन करते थे तो आपसे मैं कहूँ कि यार आप या कि अगर x पावर n है तो आपसे कहते थे y डैश निकालो, तो आप कहते थे पावर पहले और पावर में से एक माइनस। तो व्हाट वाज द प्रोसीजर? इन फैक्ट यू मल्टीप्लाई एंड यू सबट्रैक्ट, ठीक है, ये प्रोसीजर था। क्या करते थे? मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट। अब अगर मुझे एंटी डेरिवेटिव करना है, एंटी डेरिवेटिव, तो यही इसका प्रोसीजर रिवर्स करूंगा तो वापस चीज आएगी ना। तब जब मैं इसका प्रोसीजर रिवर्स करने लगूंगा तो मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि मैंने सबट्रैक्ट किया था, पहले ये किया था बाद में ये किया था, मुझे वापस जाना है तो मैं उल्टा जाऊंगा, यानी पहले मैं ऐड करूंगा और फिर क्या करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड कर दूंगा।
तो दैट विल गिव मी द रिवर्स ऑफ द प्रोसीजर, यानी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट का मुझे क्या मिल गया, रिवर्स प्रोसीजर मिल गया, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऐड एंड डिवाइड, राइट। तो क्या मतलब हुआ, अब हमारा फॉर्मूला नंबर 2 यही इस प्रोसीजर पे बेस कर रहा है कि अगर भाई वो कह रहा है कि तुम्हें इसको रिवर्स करना हो x पावर n dx को, तो क्या करो, x की पावर ऐड करना है, क्योंकि आपने 1 माइनस किया था तो आप 1 ऐड कर देंगे, और उसके बाद 1 से टोटल पावर से जो आपने है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐड किया और डिवाइड कर दिया, और क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे, राइट। हाँ, यहाँ पे एक खास शर्त होनी चाहिए कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n -1 हो जाएगा तो ये फिर ये रिवर्स हो नहीं सकेगा, नीचे आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा 0, जो कि इनफाइनाइट कर देगा इसको, तो n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। so what is the point, what is the point, the point is एंटी डेरिवेटिव के अंदर आपके पास ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये अब फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी रेफरिंग दिस थिंग एज पावर इंटीग्रल। ये पावर इंटीग्रेशन करनी है, तो पावर इंटीग्रल जो है, पावर इंटीग्रल, पावर इंटीग्रल का मतलब है पावर में एक जमा करो, टोटल पावर से डिवाइड करो, तो डू रिमेंबर कि n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर। नाउ यू कैन सी फॉर ए फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 कह रहा है कि भाई x की पावर n dx है, तो उसमें ऐड करो और डिवाइड कर दो, तो दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर 2 इज। क्लियर है भाई सबको? 24 लोग हैं अभी तक यहाँ पे। जी सर। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? ओके, अच्छा, अब अगर n-1 के बराबर हो तो क्या होगा, ये भी एक जाहिर बात सवाल है आपके जहन में। तो हम आप फॉर्मूला नंबर की 3 की तरफ भी जा रहे हैं, और साथ के साथ हम ये भी ध्यान में रखना है कि n-1 होगा तो हम करेंगे क्या, राइट। सो फ्रॉम योर मेमोरी लेट्स गो फॉर वन थिंग। अगर y इज इक्वल टू ln ऑफ x हो, ठीक है भाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, 1/x, ठीक है भाई। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं dx को क्रॉस कर दूं, dx अपॉन x, और फिर मैं इसे इंटीग्रेट दोनों साइड पे कर दूं, तो यहाँ पर इंटीग्रल dy से मेरे पास आंसर आएगा y प्लस सी, जबकि ये ऐसे ही लिखा रहेगा। और y की वैल्यू क्या है, ln ऑफ x है, मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ x प्लस सी। सो आई कम अप विद द फॉर्मूला नंबर 3, दैट इज dx अपॉन x से आंसर जो होगा वो ln ऑफ x प्लस सी आएगा। ये वो केस है जिसमें अगर तुम x को ऊपर ले जाओगे तो ये -1 वाला केस बन जाएगा, क्योंकि अगर x ऊपर ले गए तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। जो फॉर्मूला नंबर 2 जहां नहीं चल रहा होगा पावर इंटीग्रल, वहां ये x इज इक्वल टू -1 के साथ आप क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाएंगे। और फॉर्मूला नंबर 3 आपको कहता है कि जी जो भी नीचे लिखा है अगर ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है तो आप ln ऑफ द फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं, राइट। क्लियर है भाई? सर जी भाई। सर y प्लस सी कहाँ से आया जब हमने dy की जगह लिखा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इंटीग्रल ये लिखा हुआ कि इंटीग्रल dp से p प्लस सी आता है, या तो तुमने लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे ओके के सर। एंटी ऑपरेटर हैं, तो इससे p बाहर आएगा। और c क्यों आएगा, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, जब भी लिमिट नहीं होंगे तुम्हें इंडेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा और c लगाना पड़ेगा। तो सेम यू हैव इंटीग्रल dy का मतलब ये है कि y प्लस सी। y क्या है, ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, y क्या है, ln ऑफ x, तो y की जगह आपने ln ऑफ x लिख दिया, राइट। सो दैट्स हाउ यू कम अप टू द फॉर्मूला नंबर 3। ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो तुम्हें नजर आ रहा है फॉर्मूला नंबर 3 के अंदर, राइट। फॉर्मूला नंबर 3 अब सबको क्लियर हुआ, dx अपॉन x, और dx अपॉन x से ये जो केस फॉर्मूला 2 में जो केस n इज इक्वल टू -1 वाला है वो इनफैक्ट यहाँ हैंडल हो रहा है, राइट। ये हैंडल ये हो रहा है कि x और ऊपर जो है आपके पास dx अगर है तो ln ऑफ x आंसर आएगा। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 3 को अगर हम देखें तो इनफैक्ट ये हो क्या रहा है फॉर्मूला नंबर 3 में, आप ये देखें। अब आप यहाँ पर एक चीज और क्लियर करता चलूं, वो ये कि आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में x,
ठीक है, और ऊपर डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है. सो व्हाट इज द रिलेशन x एंड dx. x अगर जो भी है ये उसका ऊपर लिखा है डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन. अगर x ही लिखा है तो डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन. सेम केस और सेम सिचुएशन जो है वो फॉर्मूला नंबर 2 के साथ भी है. व्हाट इज दैट? एंड यू कैन सी इन द फॉर्मूला नंबर 2 x की पावर n है, तो x अगर है तो बाहर dx होना चाहिए, राइट? तो इसको जरा क्लियर करते चलें कि ये इन दोनों फॉर्मूला नंबर 2 और 3 में इनफैक्ट कैसे फॉलो होगा, राइट? ओके, सो अगर आपके पास जो है फॉर्मूला नंबर 2 से पहले क्लियर करते हैं. फॉर्मूला नंबर 2 ये कह रहा है, देखो भाई, कि x पावर n dx, वो ये कह रहा है कि भाई n में एक जमा करो और c कर दो. ये कब होगा? जब वो ये कह रहा है जबकि जो भी ये x लिखा है उसका डिफरेंशियल यहाँ लिखा होगा तब. ठीक है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस थिंग. ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट? यानी फंक्शन का डिफरेंशियल होगा तो आप ये कर लेंगे. क्या मतलब हुआ? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, टू द पावर 100 dx. अभी जाहिर सी बात है इसको खोलना तो बड़ा मुश्किल काम है. 100 का मतलब बहुत लंबे सारे टर्म आएंगे. तो हम क्या करेंगे यार, हमें ये पता है कि जो चीज यहाँ लिखा हुआ उसका डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशियल क्या है मैं यहाँ चेक करता हूँ. यानी अगर ये फंक्शन है मेरे पास तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? इसका dy बाई डी एक्स आएगा 1. तो ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. तो मैं यहाँ से इस dx को क्रॉस कर लूँ और ये y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 इस y की जगह. तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 1 इज इनफैक्ट dx, राइट? तो ये dx जो है, मैं अब देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ. इस dx को मैं लिख सकता हूँ d ऑफ x प्लस 1. dx इज इक्वल टू d ऑफ x प्लस 1. ठीक है, अब ये बिल्कुल वही चीज बन गई जो यहाँ लिखा हुआ है. d ऑफ द सेम थिंग यहाँ लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. सो ये लिखा हुआ है x अगर, तो ये d ऑफ द सेम थिंग डिफरेंशियल ऑफ दैट. नाउ आई कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. यानी x प्लस 1 के अंदर 100 के अंदर एक जमा करूंगा और टोटल पावर से डिवाइड कर दूंगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? दैट इज व्हाट वी मीन बाय द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन. यानी फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर x जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशियल बाहर होना चाहिए, तो आप पावर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, वेयर एवर इट इज रिटन x एंड dx का मतलब है दोनों कोरिलेट कर रहे हैं. एक फंक्शन है, एक उसका डिफरेंशियल है, राइट? x का dx. ठीक, अब अगर जरा सा मैं इसको चेंज करता हूं, अगर से फॉर एग्जांपल ये x प्लस 1 की जगह यही सवाल लिखा होता है ऐसे, इंटीग्रल 2x प्लस 1 100 पावर dx, तो मैं ये चेक करता कि यार इसका डिफरेंशियल क्या आएगा. तो मैं जैसे मैंने अभी ऊपर ये चेक किया था, तो मैं लिखता ये y इज इक्वल टू ये 2x प्लस 1 अगर है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा भाई? dy बाई डी एक्स आएगा 2. तो dy क्या आ जाएगा? dy आएगा 2dx. और मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस 1. सो दिस इज 2x प्लस 1. तो दैट मीन्स 2dx. यानी मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो 2dx होना चाहिए. मेरे पास तो सिर्फ dx है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. और ये मैं कर लूंगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2dx. Now this 2dx can be replaced by d of 2x plus 1. So you have d of 2x plus 1. अब ये फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है ये से फिट हो जाएगा. कैसे? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल वही यहाँ पे लिखा हुआ है, x पावर n dx. ये अगर x है तो ये dx है, ये फंक्शन है तो ये उसका डिफरेंशियल है. ठीक है, तो जब ये ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2x प्लस 1 के अंदर 100 में एक जमा करेंगे. ये पहले अब लिखा रहेगा और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा क्या? हमने इन दो एग्जाम्पल में ये देखा कि देखो अगर इस दूसरी वाली को तुम गौर से देखो, क्योंकि वहां तो 1 है इसलिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा. जो सवाल था ना, तो आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट मिसिंग था इनफैक्ट, ठीक है, वो 2 था. यहाँ पे 2dx होना चाहिए. तो कांस्टेंट अगर कोई मिसिंग होगा तो क्या करेंगे, हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. जैसे आप देखें, आपने देखा सवाल करने से पहले, यानी ये पूरा काम करने की जरूरत है. आप देखा कि ये 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा. तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. एंड दैट्स हाउ यू विल गो फॉर कि ये 2dx हो गया. अब जब ये 2dx हो गया तो इस तरह से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं. यू नो कि ये इसके डेरिवेटिव टाइम dx है, क्योंकि एवरी टाइम यू सी कि डिफरेंशियल होता है क्या? डिफरेंशियल होता है डेरिवेटिव टाइम dx. डेरिवेटिव 2 क्या है? इसका डेरिवेटिव था इनफैक्ट dy बाई dx. डेरिवेटिव टाइम dx. यहाँ पे अगर डेरिवेटिव 1 आया था तो ये डेरिवेटिव टाइम dx है. ठीक है,
सो व्हाट यू सी कि ये डेरिवेटिव टाइम और dx तो हर सवाल में मौजूद होगा, तो डेरिवेटिव टाइम dx है, इसका मतलब है कि ये अब आप इसके ऊपर पावर इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। 100 में एक जमा करेंगे 1/1 और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अब आप फॉलो करेंगे फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला लिखा होता है x पावर n dx, आप ये देखेंगे कि यार फंक्शन का डिफरेंशियल लिखा होना चाहिए। तो ये अब आप फॉर्मूला नंबर 2 में एक और चीज सीख गए कि ये तो हम करते ही हैं, लेकिन ये करते कब है, जबकि फंक्शन का डिफरेंशियल यहाँ मौजूद हो, तो हम उसकी पावर में एक जमा करके टोटल पावर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर फॉर्मूला नंबर 3, जहां ये लिखा हुआ है कि dx अपॉन x जो है वो बराबर है ln ऑफ x प्लस c के, राइट। कहने का उसका भी यही मतलब है कि भाई जो नीचे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल ऊपर होना चाहिए, यानी अगर x नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर डिफरेंशियल ऑफ x होना चाहिए। अब अगर देखो सपोज सवाल ऐसे लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल सवाल लिखा हुआ dx अपॉन 2x प्लस 1, जो कि अभी हमने अभी देखा, तो अब हमें पता है कि इसका डिफरेंशियल 2dx होना चाहिए, तो ऊपर dx तो मौजूद है, तो ऊपर क्या मिसिंग है, ऊपर 2 मिसिंग है। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट, हम कहेंगे यार इसको ऐसे लिख लो, ऐसे करो 2dx 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। अब क्या हो गया, जो फंक्शन नीचे उसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है, जब फंक्शन नीचे और डिफरेंशियल उसका ऊपर हो तो क्या लिखते हैं आप, ln ऑफ द फंक्शन आपका आंसर होता है, ये आपको फॉर्मूला बता रहा है, ln ऑफ द फंक्शन आपने लिखा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दैट्स हाउ यू फॉलो फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3। फॉर्मूला नंबर 2 में आपने यही किया, फंक्शन का डिफरेंशियल हो तो पावर इंटीग्रेशन कर रहे हो, राइट। और फॉर्मूला नंबर 3 में भी आप यही कर रहे हैं कि अगर फंक्शन ऊपर है और फंक्शन नीचे और डिफरेंशियल उसका ऊपर है, तो यू गो फॉर द फॉर्मूला इंटीग्रेशन लाइक दैट, ठीक है। अब मैं इसको क्योंकि ये 40 मिनट होने जा रहे हैं तो मैं इसको क्लोज करूंगा। ये रिकॉर्डिंग क्योंकि ये इसकी वो करेगा, फॉलो करेगा, तो मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट में आई विल अगेन लॉग बैक इन, तो हम क्लास को यहीं से शुरू करेंगे और अपने सवालों को भी लेंगे, ठीक है। तो डू थिंक अबाउट दिस एंड हैव ए लुक एंड देन आई विल कम बैक आफ्टर ए पॉज। जब तक क्योंकि मैं इसको ये इसको ना रिकॉर्डिंग को वो करता है, सेव करता है, ठीक है। मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा एंड आई विल बी अगेन बैक ऑनलाइन, ठीक है। So see you guys again. Okay, sir. See you guys again after